ऐसा शख्स जो अपनी मौत के लगभग 62 साल बाद भी हर उस काम के लिए जिम्मेदार माना जाता है जो असल में उसने किए ही नहीं, और हर उस काम में उसकी गैर जिम्मेदारी झलकती है जो उसने इस देश के सुखद और समृद्ध भविष्य को ध्यान में रखकर किए थे। दूरंदेशी से रोपे गए वे ऐसे पौधे थे जो आज फल देने वाले विशाल पेड़ों में बदल चुके हैं। लेकिन मजे की बात ये कि आजकल लोग उन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर फिर उसी शख्स को पानी पी पी के गरियाते रहते हैं। और इतना ही नहीं, इन्हीं पेड़ों के फल खा खाकर कुछ लोग धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई में भी जुटे हैं, और वो भी पेड़ काटने के लाभ लगातार बताते हुए। ये सवाल भी अपने आप में इतना मजेदार है कि सोचने वाली बात है कि वो शख्स असल में था क्या, जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार? और अगर उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदारी बनती भी है तो किन बातों के लिए और कितनी? आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट मीडिया, और हमारी अब तक की बातचीत से तो आपको इशारा मिल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस शख्स की सच्चाई और झूठ को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईमानदार कोशिशों को अपना सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। अच्छा, आपको याद ही होगा कि अभी कुछ समय से लगातार आपके फोन पर कुछ खास तरह के फॉरवर्डेड मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी एक खास रंग में रंगे हुए। हो सकता है वो मैसेज शायद आज आया हो, शायद कल, या शायद पिछले हफ्ते, और उसे भेजने वाला आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर अपने ही परिवार का कोई शख्स। उस फॉरवर्डेड मैसेज में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ लिखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से मिली है ये रियल फोटो, सबको दिखाओ। और उस तस्वीर में ये दावा किया जा रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े उस आदमी का नाम है फिरोज खान, यानी इंदिरा गांधी के पति, एक मुसलमान। तो फिर राजीव गांधी दरअसल राजीव खान हुए और राहुल गांधी राहुल खान। अगर आप सच्चाई से परिचित हैं तो अभी से अपना सिर मत पकड़िए। अभी तो इस तरह के फॉरवर्डेड मैसेजेस की बौछार में से एक और मैसेज के बारे में सुनिए। वो फोटो भी इसी तरह की ब्लैक एंड व्हाइट थी, और उसमें दावा था कि नेहरू के दादा का असली नाम गयासुद्दीन गाजी था, यानी एक मुगल जिसने 1857 की बगावत के बाद अपनी जान बचाने के लिए हिंदू नाम रख लिया था। इसीलिए नेहरू सरनेम अस्तित्व में आया, और इसी वजह से आज की ये गांधी नेहरू फैमिली असल में हिंदू है ही नहीं। जो लोग सच से वाकिफ हैं वो इस तरह की फॉरवर्डेड मैसेजेस को या तो सिरे से अनदेखा कर देते हैं, या फिर वाकई अफसोस से अपना सर पकड़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी विरासत को आगे बढ़ाते गांधी नेहरू परिवार के नाम पर आज एक दो नहीं लाखों मैसेजेस इस तरह से बनाकर हर सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि देखने में बिल्कुल असल से लगे। लेकिन बात वही है, हर सुनहरी दिखती चीज सोना तो नहीं होती ना, और पीतल तो ठहरा पीतल, लेकिन कितने लोग सच्चाई की इस गहराई में डुबकी लगाते होंगे? ज्यादातर के लिए तो इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई महसूस होती ही होगी, तभी तो आज ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। वैसे द ब्लूप्रिंट मीडिया पर हमने कभी किसी के पक्ष या विपक्ष का दावा नहीं किया, बस हमारी कोशिश इतनी भर है कि सच को सच कहा जा सके बिना किसी झूठ का सहारा लिए। एक पुरानी कहावत है कि अगर 100 लोग चिल्लाकर झूठ बोलने लगे तो सच अपने आप में झूठा पड़ जाता है, और यहाँ तो मामला हजारों लाखों लोगों के झूठ फैलाने और सच छिपाने से जुड़ा है। जहां तक फोन पर फॉरवर्डेड मैसेजेस की बात है तो ये सब आज करोड़ों फोन पर घूम रहे हैं। कुछ वीडियो को तो 10-10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। कुछ नेताओं ने इन्हें अपनी इलेक्शन रिलीज में दोहराया, और एक बात जब इतनी बार इतने लोगों की आवाज में इतने प्लेटफॉर्म्स पर सुनाई दे तो वो सच सी लगने लगती है। इस देश में ऐसा मानने वालों की भी कोई कमी नहीं है जो हर दिखाई जा रही या छपी हुई खबर को ही सच मान लेते हैं। लेकिन असल सवाल बस एक ही है, क्या ये सब वाकई सच है?
अगर नहीं तो फिर इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना प्लान झूठ फैलाया क्यों गया, इसका जवाब तो फिर भी मिल ही जाता है कि कुछ लोग इसी आग पर अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन फिर ये सवाल भी उठता है कि अगर हम इस झूठ को सच मानने लगे, तब तो फिर हम एक ऐसे देश के वासी लगने लगते हैं जो कभी था ही नहीं, और उस देश को सिरे से भुला देते हैं जिसके वासी हम हमेशा से थे, गर्व से थे। असल में ये हमारा एक ऐसा प्रयास है जो इतिहास को उसकी पूरी जटिलता के साथ देखता है और उसकी सच्चाई से भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। यही कोशिश हमारी इस बार भी है, उस परिवार के बारे में बात करने की जिसने इस देश को एक दो नहीं बल्कि तीन तीन प्रधानमंत्री दिए, और जिस परिवार के साथ त्याग और शहादत का भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। उस परिवार की असली कहानी, वो अचीवमेंट्स जो वेरीफाइड सोर्सेज में डॉक्यूमेंटेड है, वो गलतियां जो आरोप या इल्जाम की तरह नहीं बल्कि ईमानदारी से कवर होनी चाहिए, और वो झूठ जो एक एक करके फैलाए गए, उनके जवाब भी एक एक करके तलाशे जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है इलाहाबाद में सन 1861 से। एक ऐसा घर परिवार जहां अभी हाल तक वैभव संपन्नता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जहां अचानक से सब कुछ बिखर गया था। उसी घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है मोतीलाल। मोतीलाल के पिता पंडित गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे, यानी चीफ पुलिस ऑफिसर, जो 1857 की बगावत के बाद अपनी नौकरी और घर दोनों गंवाकर पहले आगरा और फिर इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद पहुंचने के कुछ ही वक्त बाद पंडित गंगाधर की अचानक से मौत हो गई। उस बच्चे मोतीलाल को तो अपने पिता का चेहरा तक याद नहीं था। उनकी विरासत में खानदानी मूल्य तो थे, लेकिन विलास और वैभव पिता के साथ ही चले गए थे। उस बच्चे को उस दिन कहाँ पता था कि एक दिन उसका बेटा ही इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। देश के भावी प्रथम प्रधानमंत्री देने वाले उस शख्स का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। पंडित मोतीलाल नेहरू ने लॉ की पढ़ाई की। 1883 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी, और फिर उनकी काबिलियत के चलते एक के बाद एक बड़े केसेस उनके पास आने लगे, और जल्द ही उनकी गिनती ब्रिटिशकालीन भारत के सबसे मशहूर वकीलों में होने लगी। उनकी वकालत की साख ऐसी बढ़ी कि न सिर्फ अपने आसपास के इलाकों बल्कि देश भर से हर तरह के केस उनके पास आने लगे। सन 1900 के दशक की शुरुआत तक उनकी मंथली इनकम 10,000 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी थी। उस वक्त जबकि एक सरकारी अफसर की तनख्वाह भी 30 से 40 रुपए महीना से ऊपर नहीं होती थी, उसी वक्त में पंडित मोतीलाल नेहरू की वकालत ऐसी चमकी हुई थी कि अच्छे अच्छों को उनसे ईर्ष्या होने लगे। एक तो खानदानी वकार, ऊपर से दौलत का अंबार, ये अपने साथ साथ आन बान शान और स्टाइल भी लाते हैं। उनके इलाहाबाद वाले घर में 2 स्विमिंग पूल्स थे, यूरोप से इंपोर्टेड हॉर्स मंगवाए हुए थे, खाना फ्रेंच शेफ बनाता था, कपड़े लंदन से आते थे। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू की चमक दमक से भला उनकी अपनी औलाद क्यों करच होती रहती, और महज 15 साल की उम्र में उनके बेटे जवाहरलाल को इंग्लैंड के सबसे एलिट स्कूल्स में से एक हैरो स्कूल भेज दिया गया। ये साल था 1905। कई ब्रिटिश अधिकारियों की भी लाइफस्टाइल को मात देने वाले अपने वक्त के बेहद सम्मानित वकील पंडित मोतीलाल नेहरू का ही ये परिवार है जिसे आज गरीब परस कहा जाता है, जिसे बदनाम करने के लिए ना जाने कितने प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, कितने जतन किए जाते हैं, कितना एजेंडा चलाया जाता है। लेकिन वैभव विलास की ये कहानी पूरी सच्चाई का सिर्फ एक पहलू भर है। जानना चाहेंगे आप उस दूसरे पहलू के बारे में? ऊंची सोसाइटी में उठ बैठ, 2-2 स्विमिंग पूल वाला आलीशान बंगला,
विदेशों से मंगाए गए बेहतरीन नस्ल के घोड़े, खाना पकाने वाला फ्रेंच शेफ, शानदार विदेशी कपड़े और परफ्यूम्स, ये सब तो हम आपको बता चुके। लेकिन साल 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ये सब भोग विलास एक झटके से दूर फेंक दिया। उस वक्त उनकी उम्र थी 58 साल। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें अचानक ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। मानी हुई बात है कि कोई भी इंसान अभाव से विलास में तो जी सकता है, लेकिन विलास से अभाव चुनना, वो भी अपनी मर्जी से, भला कहाँ की समझदारी थी। क्या कोई आज ऐसा करने का जिगरा रखता है? जवाब आप भी जानते हैं और हम भी, कि कोई विरला ही ऐसा मिले तो मिले, वरना जमाना तो अपनी अपनी जेब भरने का है। बहरहाल, पंडित मोतीलाल ने इतना बड़ा फैसला यूं ही बिना सोचे समझे नहीं लिया था, और बेशक ये उनका अपना फैसला था, लेकिन ना तो एक झटके से और ना ही किसी दबाव में। ये केवल उनके अपने ज़मीर की आवाज थी। शायद जिनके पास ज़मीर होता है, वो ऐसे मौके पर ऐसा ही फैसला लेते हैं। भले ही पंडित मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश कालीन भारत में अपनी वकालत कर रहे थे, और उसी वकालत के दम पर वे उस आलीशान लाइफस्टाइल तक पहुंचे थे, लेकिन इन सब से ऊपर वे एक भारतवासी भी थे। और उस साल जो कुछ हुआ था, वो हर भारतवासी को हिला देने के लिए काफी था। जगह अमृतसर, साल 1919। एक बाग, लेकिन जिसमें फूल नहीं खिले हुए थे, बल्कि लाशों के अंबार लगे थे। और जिस तरह बागों में हर तरह के फूल होते हैं, उसी तरह से इस बाग में गिरी हुई लाशों में हर तरह की लाशें थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, नवजात शिशु, नौजवान। उन निहत्थों पर बिना किसी कारण के, बिना किसी चेतावनी के जो दनादन गोलियां दागी गई थी, वो उस समय हर भारतवासी के सीने पर लगी थी, और जिससे पूरा देश हिलकर रह गया था। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसमें आदेश जनरल डायर का था, लेकिन बंदूक थामे हाथों में से हर हाथ लगभग ब्रिटिश सैनिक का ही नहीं था। कुछ हाथ अपनों के भी थे, जिन्होंने ये नहीं देखा था कि सामने मौजूद कौम उनके अपने ही देशवासी हैं, वरना कुछ हजार ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी भला लाखों की संख्या वाले देश पर शासन कर पाते। इतिहास हमेशा से इस बात का गवाह है कि जब जब जंगलों पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है, उस कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उन्हीं में से किसी पेड़ की होती है। ब्रिटिश कालीन भारत और उसके अत्याचारों की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कुछ पराये बाहर से आए थे, तो कमी उनकी भी नहीं थी जो इधर के थे मगर उधर जा मिले थे। जिस वक्त ये हत्याकांड अंजाम दिया गया, देश का हर देशभक्त कुछ न कुछ सोचने और कुछ न कुछ करने पर मजबूर हो गया था। एक फैसला पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी लिया था। वो कमरा जहां मोतीलाल ने ये फैसला किया, उस कमरे की दीवारें आज भी इलाहाबाद में खड़ी हैं, और उस विशाल बंगले का नाम था आनंद भवन। इलाहाबाद बदलकर भले ही प्रयागराज हो गया हो, लेकिन आनंद भवन स्वराज भवन के रूप में आज भी उसी आन बान शान से खड़ा है। आनंद भवन यानी एक ऐसी जगह जिसका मतलब ही होता है खुशियों से भरा पूरा घर। सच भी था। उस समय की बात तो छोड़िए, आज भी इस आनंद भवन को यानी स्वराज भवन को बाहर से ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने वक्त में सचमुच इस आंगन में आनंद ही आनंद हुआ करता था। लेकिन इस घर में जो बदलाव आने वाला था, उसकी वजह बना था साल 1919 में 13 अप्रैल अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटित हुआ हत्याकांड, जिसमें शांति से सभा कर रहे हजारों निहत्थों लोगों को ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर गोलियों से भून डाला गया था। अचानक, बिना किसी चेतावनी या गलती के, चलती गोलियों से डरकर भागते लोगों में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे। सैकड़ों लोग गोलियों की चपेट में आ गए थे, और बहुत से डरकर बचकर भागने के चक्कर में बाग के कुएं में गिरकर जान गंवा बैठे।
कुछ आंकड़ों और दस्तावेजों का तो यहाँ तक कहना है कि उस दिन उस बाग में शहीद हुए लोगों की सही सही संख्या का अंदाजा आज तक भी कोई पूरी तरह से नहीं लगा सकता। और उस बाग के कुएं से घटना के अगले 3 दिन तक भी लाशों को निकाले जाने का सिलसिला जारी रहा था। आज इस पल इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए आपके मन में कोई ख्याल तो जरूर आया होगा उन शहीदों के प्रति। तब फिर उस समय का ऐसा कौन सा कलेजा होगा जो पिघल कर लावा ना बन गया हो। जब ये खबर इलाहाबाद पहुंची थी, पंडित मोतीलाल नेहरू अपने चैम्बर में थे, सामने किसी बड़े केस की फाइल रखी थी, लेकिन घटना की खबर से सकते में आ चुके पंडित मोतीलाल नेहरू ने कब फाइल बंद की और कितनी देर तक उसी अवस्था में बैठे रहे, ये शायद उन्हें खुद भी भान नहीं था। जिस वक्त मोतीलाल नेहरू चेते तो ये चेतना एक तरह से उस पूरी अचेत अवस्था से बाहर आने का पल था जिसमें वे अपने कामकाज में डूबे अनजान थे और सिर्फ वकालत पर ही ध्यान लगाए बैठे थे। अगले कुछ एक हफ्तों में पंडित मोतीलाल नेहरू ने वो किया जिसका अंदाजा पंडित मोतीलाल से जुड़े एक भी व्यक्ति को नहीं था, शायद खुद मोतीलाल नेहरू को भी नहीं। उन्होंने शानदार विदेशी कपड़े छोड़कर खादी पहनना शुरू कर दिया, वो खादी जो उस समय हर भारतवासी के लिए देशभक्ति का पहला प्रतीक थी। ये मोटी खादी दिखते ही ब्रिटिशर्स की नजरों में अटकने लगती थी, लेकिन आनंद भवन की हर अलमारी में अब विदेशी कपड़े नहीं, खादी ही खादी भरी पड़ी थी। आनंद भवन वो घर जो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से बना और संवरा था, उसे उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया। आनंद भवन अब बैठकों का केंद्र था। रातें जागते, बैठकें करते, योजना बनाते गुजरने लगी। सन 1931 में अपनी मृत्यु के समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने ये ऐलान करवा दिया कि अब से ये पूरा घर उनका नहीं बल्कि देश और देशभक्तों की संपत्ति है। 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू चले गए और उसी साल 24 नवंबर को उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन को पूरे विधि विधान के साथ औपचारिक रूप से देश को सौंप दिया और अब से आनंद भवन का नाम था स्वराज भवन। इतना विशाल आलीशान बंगला और भोग विलास सिर्फ अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए हंसते हंसते देश को सौंप देने वाला ये नौजवान जवाहरलाल नेहरू, ये तो खुद आधा अंग्रेज था एक तरह से, लेकिन उसकी कहानी यहाँ आनंद भवन को स्वराज भवन बना देने से शुरू नहीं होती, बल्कि उसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। सन 1905 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब महज 15 साल की उम्र में पढ़ने के लिए उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने लंदन के हैरो स्कूल भेजा, तब शुरुआत में उनका वहां बिल्कुल मन नहीं लगता था। ये वही स्कूल था जहां विंस्टन चर्चिल पढ़ चुके थे। शुरुआत में जवाहरलाल ने अपने पिता को लिखे खत में लिखा था, यहाँ मुझसे बड़े बच्चे भी बहुत चाइल्डिश लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हैरो में वो विलायती रंग ढंग में ढंगते चले गए। 2 साल वहां पढ़ने के बाद साल 1907 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जहां उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, नेचुरल साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई की और साल 1910 में बाकायदा डिग्री हासिल की। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने परीक्षाएं न ग्लोरी से पास की थी न एग्नोमिनी से। कहने का मतलब वे तमाम दूसरे स्टूडेंट्स की तरह ही एक आम स्टूडेंट थे, वो व्यक्ति जो आगे चलकर भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था। उसने खुद अपने बारे में ये स्वीकार किया कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे। ये एक लाइन किसी भी मिथ से ज्यादा उस इंसान को असली और ईमानदार बनाती है जिसकी लिखी सैकड़ों किताबें तो आज तक दुनिया जहान पढ़ता है, लेकिन जिसने अपने महाबुद्धिमान या महामानव या दिव्य पुरुष होने का कभी कोई दावा न तब किया था न उसके बाद किया।
उनकी ईमानदारी की ही एक और मिसाल देखिए कि कैम्ब्रिज के उन्हीं दिनों में पंडित जवाहरलाल अपने बारे में एक और बात लिखते हैं कि अपनी पसंद और नापसंद में मैं शायद एक इंडियन से ज्यादा इंग्लिश मैन था। जो परिवार आज अपनी रग रग में भारतीयता में डूबा है, उसी परिवार का यह व्यक्ति और देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा कोई दावा नहीं करता जो झूठ की बुनियाद पर किया गया हो। वे इंसान थे और विलायत की खूबसूरती उन्हें भी भाई थी, लेकिन इसी आधार पे वे देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन गए थे कि उनके पिता ने उस समय की अपनी करोड़ों की संपत्ति इस देश के नाम कर दी थी, बल्कि ये एक सामान्य व्यक्ति के एक महान देशभक्त बनने की कहानी है, जो एक दिन में नहीं हुआ बल्कि समय के साथ इस देश की माटी के रंग में रंगता चला गया, जो उसका अपना देश था और फिर विलायती रंग कहीं पीछे छूटता चला गया। हाँ, जो हमेशा साथ रहा वो था हर जगह देश विदेश से सीखा हुआ ज्ञान, विज्ञान, दूरदर्शिता, खानदानी सलीका, सोचने समझने, जूझने और हासिल करने का जुनून। इसी को उम्र और अनुभव के साथ आई समझ कहते हैं, न कि बचकानी कहानियों से उपजी कोरी कल्पनाएं। 1910 में डिग्री हासिल करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन के इनर टेम्पल में लॉ पढ़ने चले गए। 1912 में बैरिस्टर बने, फिर उसी साल इंडिया लौट आए, लेकिन ये लौटना कहीं से भी घर वापसी जैसा सुखद अनुभव नहीं लग रहा था, बल्कि यहीं से एक अजीब फेज शुरू हुआ। इंडिया लौटने पर जवाहरलाल को लगा जैसे वो एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो कहने को तो उनकी अपनी है, लेकिन लग ऐसा रहा था कि ना तो वे इसे पहचानते हैं और ना ये धरती इस विलायती सूटेड बूटेड आदमी को पहचानती है। अजीब बात है, इंग्लैंड में तो वो लगातार इंडियन थे, लेकिन इंडिया में अंग्रेज लग रहे थे। बहरहाल, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। भारत में वकालत की प्रैक्टिस में उन्हें कोई सुख महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ ये बात भी ध्यान देने की है कि जलियांवाला बाग वाले हादसे के बाद जब पंडित मोतीलाल नेहरू का जीवन बदला, तो उसका असर पंडित जवाहरलाल पर भी पड़ना शुरू हो गया था और वे भी कांग्रेस से जुड़ गए थे। वहीं उनकी मुलाकात एक और वकील से होने वाली थी और ये वकील भी पहले विलायत में ही सूटेड बूटेड होकर वकालत कर रहा था, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा घट चुका था कि सूट बूट तो छोड़िए, आधे नंगे बदन, एक धोती लपेटे, लाठी टेकता चलता हुआ अब ये अधनंगा फकीर सा नजर आ रहा था। आखिर किसे कहा गया था ये अधनंगा फकीर, जिससे मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वो आधे अंग्रेज नहीं रह गए थे, बल्कि अब बदलकर एक पूरे देशभक्त भारतीय बन चुके थे। कोई भी बदलाव कभी यूं ही नहीं आता। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सीधे अंतरात्मा पर चोट करती हैं, स्वाभिमान पर ठोकर लगाती हैं। यही पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के असर से हुआ था और कुछ इस मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने के सफर के पड़ाव भी हैं, जिसके कपड़ों को देखकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अधनंगा फकीर तक कह दिया था। सूटेड बूटेड वकील जब अपने देशवासियों की दशा देखकर अधनंगे फकीर में बदल चुका था, तो भला उसके संपर्क में आने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने दिन तक आधा अंग्रेज बना रहता। जाहिर है अपने देश की मिट्टी का रंग किसी भी विदेशी विलायती रंग से ज्यादा गहरा ही होता है। ये उसी स्वदेशी रंग और आजादी की हवा में सांस लेने की ललक थी, जिसके चलते 1921 से 1946 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 बार जेल में रहे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बार बार गिरफ्तार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बेहतरीन लेखक भी थे और शायद ये उनके भीतर का लेखक ही था जिसके चलते उनके भीतर पल रहे आजादी के जज्बे को जेल की दीवारें भी बदल नहीं सकी। उल्टा उन्हीं जेल की दीवारों के भीतर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी। वो किताबें
जो आज भी पढ़ी ही नहीं जाती बल्कि बेस्ट सेलर तक हैं आज भी। जाहिर है, ज्ञान, दूरदर्शिता, ईमानदारी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और फिर आया वो पल, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत की संविधान सभा में कहे गए शब्द पूरी दुनिया में गूंज गए थे कि आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। वो रात उनकी सबसे बड़ी रात थी, लेकिन सुबह काम शुरू होना था, और वो काम जो अगली सुबह से शुरू हुआ उसका हिसाब आज तक जारी है। बल्कि आजकल तो ये हिसाब इतना लंबा चौड़ा हो गया है कि शायद पंडित नेहरू होते तो उन्हें खुद भी याद नहीं होता कि कितने काम उन्होंने खुद किए थे और कितने काम आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनसे करवा लिए हैं। बहरहाल, काम शायद ना भी करवाए हो, तब भी जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदारी जो भी उस समय सुविधा अनुसार ठीक लगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बनती है। 1947 के भारत को आज की तरह एक अखंड मानचित्र के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि अंग्रेजों ने तो भारत के केवल 2 टुकड़े किए थे, लेकिन यहाँ की लगभग 565 के करीब रियासतें थी जो अपनी सत्ता आप मानती थीं। सैकड़ों वर्ग थे, अनेक जातियां उपजातियां थी, ऊंच नीच की गहरी खाई थी, अनेक भाषाएं थी। यानी कुल मिलाकर तब तो क्या, अब भी अगर कश्मीर के सामने चेन्नई का और बिहार के सामने नॉर्थ ईस्ट का कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए तो समझा जा सकता है कि ये देश कितनी विविधताओं वाला विशाल देश है। इसे जब भी स्वीकारा और अपनाया जा सकता है, इसकी संपूर्णता और विविधता के साथ ही अपनाया जा सकता है, बांटकर या तोड़कर नहीं। 16 अगस्त की सुबह से शुरू हो गई पंडित नेहरू और उनकी विशाल टीम के कामों की फहरिस्त। इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने फैसले दूसरों पर नहीं थोपते थे और ना ही आंख बंद करके हर एक की सुन लिया करते थे। मिला जुला रूप था उनका। पंडित नेहरू के फैसले उन दोनों की ही मिलीजुली ऐसी मिसाल थी जहां सर्वसम्मति से लेकिन दूरदर्शिता से फैसले होते थे। भावनाओं की जगह यथार्थ को रखा जाता था, वक्ती राहत की जगह दूर की सोची जाती थी, और पुराने मिट चुके गौरव को लेकर रोने के बजाय आने वाले कल के लिए क्या जरूरी है, ये आंसू पोंछ कर साफ खुली आंखों से देखा और सोचा जाता था। 200 साल के लगभग ब्रिटिश रूल के बाद जो देश आजाद हुआ, उसके पास क्या था? एक टूटी हुई इकोनॉमी, पार्टीशन की वजह से लाखों बेघर लोग, और एक सवाल जो हर तरफ से आ रहा था कि इस हाल में पहुंचा दिया गया ये देश दोबारा कैसे खड़ा होगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब था इंस्टीट्यूशन से, आधुनिक सोच से। उनका मानना था कि एक देश सिर्फ आर्मीज और पॉलिटिक्स से नहीं बनता, वो सही मायनों में तब संपूर्ण बनता है जब उसके पास ऐसे लोग हों जो विचार कर सकें, सोच सकें, योजनाएं बना सकें, समस्याओं के समाधान निकाल सकें और उन पर अमल कर सकें। 1951 में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुला खड़गपुर में। ब्रिटिश इंडिया में जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, उसी जमीन पर एक इंस्टीट्यूशन, एक जेल की जगह एक यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, एक स्टेटमेंट था पूरी दुनिया के लिए कि हम जहां खत्म हुए थे, शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। एक घोषणा, एक सिंहनाद। उसके बाद एक के बाद एक 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना, पूरे देश की यूनिवर्सिटी को एक फ्रेमवर्क देने के लिए। 1956 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला दिल्ली में, ताकि इंडिया के डॉक्टर्स और मरीज दोनों को ही अपने लिए बाहर न जाना पड़े। डॉक्टर्स अपने ज्ञान का सदुपयोग अपने ही देश में कर सकें और मरीजों को अपने किसी भी रोग के उपचार के लिए तो क्या, असाध्य रोगों के लिए भी बाहरी देशों का मुंह न देखना पड़े। 1961 में कलकत्ता में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुला और 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन
नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की अवधारणा रखी, जिसे आज हम जानते हैं इसरो के नाम से। वो देश जो 1947 में बाइसिकल तक इंपोर्ट करता था, उस देश की नींव में आज स्पेस रिसर्च थी। इस सपने को साकार कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ खड़े एक से बढ़कर एक राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक से लेकर कलाकार, लेखक और किसान तक। इन्हीं दिनों होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई। भाखड़ा नांगल बांध बना, जो उस वक्त एशिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक था और आज भी अपनी जगह पर अटल खड़ा है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील प्लांट्स खुले, जिन्होंने इस देश के लाखों बेरोजगार हाथों को काम दिए और काम के साथ ही स्वाभिमान और आत्म सुरक्षा भी। जब नेहरू भाखड़ा नांगल डैम के उद्घाटन पर गए तो उन्होंने वहां खड़े होकर कहा था, ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। फॉरेन पॉलिसी में नेहरू ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का जमाना था। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। पूरी दुनिया एक तरह से दो खेमों में बटी हुई थी। नेहरू ने कहा, इंडिया किसी के साथ नहीं जाएगा, यानी हम अपने फैसले खुद लेंगे, गुटनिरपेक्ष रहकर। ये अवधारणा साल 1961 में बेलग्रेड में फॉर्मली लॉन्च हुई और युगोस्लाविया के टीटो, इजिप्ट के नासिर और इंडिया के नेहरू इसके आर्किटेक्ट थे। एक नए आजाद देश ने दुनिया के सामने अपनी आजाद, तटस्थ और बेखौफ आवाज रखी। दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट मीडिया और आज की ये डॉक्यूमेंट्री उस व्यक्ति को समर्पित है जो असल में नायक है, लेकिन तमाम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के होनहार उसे नायक नहीं खलनायक है बनाने पर तुले हुए हैं। इतिहास इतना आसान नहीं होता दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ आगे के वीडियो में भी, क्योंकि कहानी अभी बाकी है, वो भी अपने जरूरी हिस्सों के साथ। 17 साल नेहरू ने भारत को आधुनिक भारत बनाने का सपना साकार करने में लगा दिए। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी बनाने में सालों लग जाते हैं, बिगाड़ने को एक पल बहुत। यहाँ भी जो कुछ बनाने में सालों लगे थे, लेकिन फिर एक साल में सब कुछ मानो बिखरने सा लगा। ये इंस्टीट्यूशंस जो उन्होंने खड़े किए, उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है और उनमें से आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, इसरो आज भी न सिर्फ बुलंदी से खड़े हैं, बल्कि पूरी आन बान और शान के साथ सक्रिय भी हैं। आज का हर भारतीय इंजीनियर जो सिलिकॉन वैली में है, हर भारतीय डॉक्टर जो दुनिया के किसी भी कोने में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, हर सैटेलाइट जो इसरो से छोड़ी जाती है, उसका सपना उसी आधुनिक भारत की नींव पर रखा गया था जो 1947 के बाद देखा गया था। लेकिन इतिहास सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बनता। गलतियां उसी से होती हैं जो सचमुच काम करता है। जो कुछ नहीं करता उससे गलतियां भी नहीं होती। ये एक पुरानी कहावत है, हम तो बस दोहरा भर रहे हैं। अक्टूबर 1962 में जब चाइनीज आर्मी इंडियन बॉर्डर पार कर रही थी, नेहरू दिल्ली में थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके कानों में तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे और यकीन नहीं होना, यही सबसे बड़ी गलती थी। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने मिलकर पंचशील सिद्धांत के प्रस्ताव पर साइन किए थे। पंचशील सिद्धांत यानी 5 सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित। चीन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि नेहरू का बहुत गहरा विश्वास था। और जहां विश्वास होता है, वहां विश्वासघात कौन सी बड़ी चीज है। शायद पंडित नेहरू का विश्वास आने वाले उस विश्वासघात को नहीं देख पाया, लेकिन उनकी टीम में जो एक से बढ़कर एक दिग्गज थे, उन्हीं में से एक थे इंडियन आर्मी के चीफ जनरल थिमैया, जो बार बार चेतावनी दे रहे थे कि चाइना की सेना बॉर्डर पर खतरे की तरह बढ़ रही है और हमारी तैयारी पूरी नहीं है। हमें संसाधनों की जरूरत है।
लेकिन विश्वास से बंद आंखें ये देख नहीं पाई। थिमैया ने गुस्से और हताशा में इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन उन्हें समझा बुझाकर वापस बुला लिया गया कि ये सिर्फ एक अंदेशा है, सच नहीं। लेकिन इस बार नेहरू गलत साबित हो गए थे और ये अंदेशा नहीं बल्कि सचमुच एक खतरा था, विश्वासघात से उपजा खतरा। अक्टूबर 1962 में चाइना ने अटैक किया और फिर जो हुआ वो भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक चैप्टर्स में से एक है। इंडियन सोल्जर्स को जल्दबाजी में उत्तर पूर्व की सीमाओं पर भेजा गया था। आरडी प्रधान, जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने बाद में एक दस्तावेज में लिखा है कि उन्होंने वो सोल्जर्स देखे जो पंजाब के मैदानी इलाकों से सीधे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर पहुंचा दिए गए थे। अचानक हमले के चलते उन्हें पूरी तैयारी का वक्त भी नहीं मिला था और गर्मियों के कपड़ों में वे दुश्मनों का भी मुकाबला कर रहे थे, साथ साथ बर्फीली वादियों की उन चुभती हवाओं का भी। परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल काम नहीं है। वो सैनिक लड़े मगर हार गए और चीन ने भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। नेहरू की साख को गहरा धक्का लगा था, लेकिन जो ठेस उनके दिल पर लगी उसने फिर उन्हें वो नेहरू नहीं रहने दिया जो वो हमेशा से हुआ करते थे। ठोस, हंसमुख, जिंदा दिल और आत्मविश्वास से भरे पूरे। इस बात को इतिहासकारों ने भी माना है कि जो व्यक्ति कल तक दुनिया भर में आधुनिक भारत के नायक की तरह देखा जा रहा था, अब पूरी दुनिया के साथ साथ अपने देश के लिए भी खलनायक सरीखा हो गया था। जो एक मानवीय विश्वास की भूल थी, समाज के लिए एक तरह से वो उनका पाप बन गया था। कोई न तब समझ पाया, न उसके बाद के लोगों ने इतनी उदारता आज तक दिखाई कि समझ सकें विश्वासघात की वो चोट नेहरू की आखिरी सांस के साथ ही गई थी। संसद में एक बार उन्होंने खुद कहा कि वो एक ऐसी रियलिटी में जी रहे थे जो थी ही नहीं। ये सेल्फ अवेयरनेस थी और ये सेल्फ अवेयरनेस किसी विलेन में नहीं होती। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। अब यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। इस विश्वासघात के अलावा ईमानदार आकलनों में पंडित नेहरू की वो भूल भी शामिल की जाएगी, कश्मीर को 1948 में यूनाइटेड स्टेट्स में ले जाने का फैसला जो उनका था और जो कि एक संवेदनशील मामला साबित हुआ। बेशक 1962 की हार को वास्तविक माना जा सकता था, लेकिन ये फैसला अदूरदर्शी साबित हुआ जो उन्होंने कश्मीर के मामले में लिया था। इसमें उस सूझबूझ और दूरदर्शिता का अभाव मिलता है जिसके लिए पंडित नेहरू हमेशा से जाने जाते थे। लाइसेंस राज की शुरुआत पंडित नेहरू के दौर में ही हुई थी, जिसने आगे जाकर इंडिया की इकोनॉमी को बुरी तरह से स्लो किया था। ये सब डॉक्यूमेंटेड है और ये सब ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म है, लेकिन ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म और ऑर्गेनाइज्ड झूठ दो अलग चीजें होती हैं। और अब वो झूठ तोड़ते हैं जो उन फॉरवर्डेड मैसेजेस के दावों से भरा पड़ा है। शायद आपके फोन में अब भी हो कि पंडित नेहरू के दादा एक मुगल थे जिन्होंने 1857 के बाद हिंदू नाम रख लिया था। ये क्लेम किस सोर्स पर बेस्ड है, किस वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर है? कहीं भी नहीं। ब्रिटिश रिकॉर्ड पर नहीं, किसी प्री रिव्यूड रिसर्च में नहीं, किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में नहीं। ये क्लेम कुछ ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर घूमता रहता है जिसका कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ये है कि पंडित नेहरू की फैमिली का ओरिजिनल सरनेम था कौल। ये एक कश्मीरी पंडित ब्राह्मण फैमिली थी। 18वीं सदी की शुरुआत में लगभग 1716 के आसपास राजकौल नाम के एक संस्कृत और पर्शियन स्कॉलर को मुगल एम्पायर ने दिल्ली में एक नहर के किनारे जमीन थी। धीरे धीरे लोग इस फैमिली को नहर वाले कौल कहने लगे और वही नाम आगे चलकर छोटा होता होता नेहरू बन गया, यानी नेहरू, नहर के पास वाले।
पंडित गंगाधर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के दादा, 1827 में पैदा हुए। वो दिल्ली के कोतवाल थे। 1857 की बगावत के बाद उन्होंने अपना घर और नौकरी दोनों गंवाई थी, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और उनका परिवार पहले आगरा और फिर इलाहाबाद आया। ब्रिटानिका से लेकर encyclopedia.com तक हर वेरीफाइड सोर्स इन्हें कश्मीरी पंडित फैमिली के रूप में ही डॉक्यूमेंटेड करता आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां का नाम था स्वरूप रानी थुस्सू, यानी एक और कश्मीरी पंडित फैमिली। अब एक सवाल, अगर ये मिथ इतनी आसानी से जरा सी जांच पड़ताल से तोड़ा जा सकता है और सिवाय रेत के महल के कुछ नहीं था, तो फिर ये सब फैलाने के पीछे मकसद क्या था, सिवाय एक परिवार पर लांछन लगाने या उन्हें बदनाम करने के? यहाँ तक कि जिस इंदिरा गांधी को कभी आयरन लेडी और कभी दुर्गा तक कहा गया और ऐसा करने वालों में विपक्ष तक शामिल था, फिर भी इस फजीहत की जरूरत ही क्या थी, सिवाय वक्त की बर्बादी के? तो जवाब है गलतफहमियां फैलाकर लोगों का ध्यान भटकाना। वो कहते हैं ना कि किसी को खुद सही राह ना पता हो तो वो दूसरों को गलत रास्ता बताकर उसे भी भटका देता है। ये वीडियो देखना जारी रखिए, क्योंकि अब उस शख्स की बात आने जा रही है जिसे उसके नाम के आधार पर ही बिना पूरा सच जाने कुछ का कुछ बना दिया गया। कभी गूंगी गुड़िया तो कभी आयरन लेडी कही गई इंदिरा गांधी की अपनी जिंदगी ही कब आसान रही भला, चाहे वो एक महिला के रूप में हो या एक प्रधानमंत्री के रूप में। उनके पति जिन फिरोज गांधी को व्हाट्सएप मीडिया के होनहार फिरोज खान साबित करने पर तुले हुए हैं, चलिए थोड़ी सी बात उन्हीं के बारे में कर लेते हैं। 12 सितंबर 1912 को बॉम्बे में एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार गुजरात के बरूच से था। पिता का नाम था जहांगीर फरीदुन गांधी, जो कि एक मरीन इंजीनियर थे। माँ का नाम था रतिमाई कमिश्नरी। बच्चे का नाम रखा गया फिरोज जहांगीर गांधी। 1920 के दशक में फिरोज के पिता चल बसे और फिरोज अपनी माँ के साथ मौसी के पास इलाहाबाद आ गए। वहीं एक बार कॉलेज की दीवार पर बैठे हुए फिरोज की नजर सामने ही ब्रिटिश प्रोटेस्ट में चल रही एक महिला कमला नेहरू पर पड़ी, जो अपनी खराब तबीयत की वजह से लगभग गिरने ही वाली थी। उनकी पहले से खराब तबीयत और अधिक बिगड़ गई और ऐसे में फिरोज ने हर मुमकिन तरीके से उनकी मदद की, उन्हें संभाला। तभी उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात इंदिरा नेहरू से भी हुई थी, जो पहले दोस्ती और बाद में प्यार में बदल गई। 26 मार्च 1942 को आनंद भवन में ही वैदिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ इंदिरा नेहरू और फिरोज गांधी की शादी हुई और इस तरह इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी बन गई। मूल रूप से फिरोज का पूरा नाम फिरोज जहांगीर गांधी यानी GHANDY गांधी था, जो मूल रूप से पारसी परिवार से थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के दौरान और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपने सरनेम की स्पेलिंग GHANDY यानी गांधी से बदलकर गांधी यानी GANDHI कर ली थी। बस इतनी सी सच्चाई है फिरोज के गांधी सरनेम की। अब वो फॉरवर्डेड मैसेज याद करें जिसमें दावा किया गया था कि फिरोज गांधी असल में फिरोज खान थे, एक मुस्लिम। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है कि फिरोज जहांगीर गांधी एक पारसी जोरोस्ट्रियन थे। 8 सितंबर 1960 को जब फिरोज गांधी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, तो उनके अवशेष इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में रखे गए। एक मुस्लिम व्यक्ति का अंतिम संस्कार पारसी कब्रिस्तान में ठीक उसी तरह से नहीं होता है जैसे किसी क्रिश्चियन व्यक्ति का अंतिम संस्कार ईसाई कब्रिस्तान में नहीं होता। ये मिथ स्कूल रिकॉर्ड्स, बायोग्राफीज और दर्जनों फैक्ट चेक से प्रमाणित रूप में मिलने के बाद ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर दिलचस्प बात जो हमें लगी वो ये कि फिरोज गांधी सिर्फ इंदिरा गांधी के पति और संजय गांधी व राजीव गांधी के पिता ही नहीं थे, बल्कि उनका अपना व्यक्तित्व बहुत विशाल और दिलचस्प था, जिसके बारे में बात ही नहीं होती कभी।
बेहद प्रतिभावान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी फिरोज गांधी 1946 में नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। किताबों के वो बेहद शौकीन थे। साल 1952 में रायबरेली से लोकसभा का पहला आम चुनाव जीतकर वे संसद तक तो पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी उपस्थिति बेहद मुखर और प्रतिभाशाली सांसद की रही। अपनी ही सरकार की आलोचना में वे कभी पीछे नहीं रहे, बल्कि बढ़ चढ़कर गलतियों की तरफ इशारा करते थे। संसद में वो इतने तथ्यों के साथ अपनी सरकार को घेरते थे कि ऑपोजिशन पार्टीज उन्हें अनऑफिशियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा करती थी। ये उस समय ही मुमकिन था। उनके ससुर देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये रिश्ता घर पर था। संसद में फिरोज अपने को केवल जनता का प्रतिनिधि मानते थे और जनता के साथ किया हुआ कुछ भी गलत उन्हें सहन नहीं था। इसी के चलते 1958 में फिरोज गांधी ने संसद में एक स्कैंडल एक्सपोज किया, जिसे मुंद्रा कांड के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा वित्तीय और राजनीतिक घोटाला जो 1957 में सामने आया था। इसमें कलकत्ता के उद्योगपति और शेयर सटोरिये हरिदास मुंद्रा ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एलआईसी को अपनी घाटे में चल रही कंपनियों के शेयर बाजार मूल्य से अधिक दाम पर खरीदने के लिए मजबूर किया, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पैसों का गलत और मनमाना इस्तेमाल। फिरोज गांधी ने सरकार में हुए इस घोटाले के इतने डॉक्यूमेंटेड फैक्ट सामने रखे थे कि नेहरू सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णामाचारी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। एक दामाद ने अपने ससुर की सरकार के मिनिस्टर को संसद में ऐसा घेरा कि क्या कहने, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार किया था, क्योंकि वही बात, परिवार के प्रति प्यार और समर्पण अपनी जगह और देश की पुकार और देशभक्ति अपनी जगह। फिरोज गांधी 47 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। उस समय उनके बेटे राजीव और संजय छोटे ही थे। इंदिरा गांधी उस समय भूटान के एक दौरे पर थी और वो सांसद जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनों को भी नहीं बख्शता था, खामोशी से दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आंखें बंद कर लेता है। और इतिहास भी उनकी तरफ से आंखें मूंद लेता है। जब कभी उन्हें याद किया भी जाता है आज, तो बदनाम करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन ये सच भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जो देश अपने ईमानदार नायकों का सम्मान करना छोड़ देता है, उस देश की धरती फिर नायकों के इंतजार में देर तक तरसती रह जाती है। आज भी इलाहाबाद के उस साधारण से पारसी कब्रिस्तान में उनके अवशेष शांति से इसी धरती में समाये हुए हैं, जिसका नमक वो अंतिम सांस तक चुकाते रहे। गांधी नेहरू परिवार ने इस देश को क्या दिया और क्या लिया, ये हिसाब बहुत लंबा है। लेकिन असल सवाल ये है कि जवाब कितने ईमानदार और कितनी ईमानदारी से लोग वाकई चाहते हैं। फिरोज गांधी कौन थे, क्या थे, कैसे थे, ये जानने में तो लोग तब दिलचस्पी लेंगे ना, जब उन्हें सच समझ में आ जाए कि वे किसे नायक मान लेते हैं और किसे खलनायक, वो भी सिर्फ झूठ के आधार पर रचे गए किस्सों कहानियों के दम पर, जिनमें असल में कोई भी दम नहीं होता, और एक फैक्ट चेक जिनके रेतीले किले को ढहाने का काम कर देते हैं। आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट मीडिया, और ऐसे ही ईमानदार कोशिशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।